Hello and welcome all of you. So let's start with our daily analysis of the Hindu newspaper dated 13th of January. So on the first page, the news which we are going to discuss is about Global South Summit. So what the title of the news says, world is in crisis and it's not clear how long it will last, says Modi. So ये हमें ऑलरेडी पता है कि अब हमारे पास G20 की प्रेसिडेंसी यहाँ पर आ चुकी है. So यहाँ पर इंडिया क्या करना चाह रहा है, G20 में रिप्रेजेंटेशन सभी को देना चाह रहा है. रीजन बीइंग G20 की अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पे देयर आर 20 पावरफुल नेशंस विच आर पार्ट ऑफ दिस. G20 की अगर बात करते हैं, बट इंडिया ने यहाँ पर क्या किया है, एक ग्लोबल साउथ समिट यहाँ पे ऑर्गेनाइज की है 12th और 13th ऑफ जनवरी को. ये 2 दिन की यहाँ पर वर्चुअल समिट होने वाली है और इसमें बेसिकली होगा क्या कि यहाँ पर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने इसका इनॉग्रेशन किया और यहाँ पे जितने भी डेवलप्ड नेशंस है, लगभग 120 कंट्रीज ऑफ ग्लोबल साउथ, उनको इस पर्टिकुलर ये जो समिट है वर्चुअल समिट, इसमें यहाँ पर न्योता दिया गया. इसी का अनाउंसमेंट हमने एक हफ्ते पहले देखा था जब हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की जो स्पोक्सपर्सन है उन्होंने इसका अनाउंसमेंट किया था कि व्हाट वी आर थिंकिंग, कि हम ऐसा चाहते हैं कि एक ऐसी और कहीं ना कहीं एक समिट हो, एक वर्चुअल समिट हो जिसमें डेवलप, क्योंकि जो G20 समिट होनी है वहाँ पे सब डेवलप्ड कंट्रीज आने, तो डेवलपिंग कंट्रीज जो है उनकी बातचीत कौन रखेगा या उनका क्या एजेंडा है या दैट इज द नीड ऑफ द आवर, उस पर कैसे काम किया जाए. सो यहाँ पे क्या हुआ है, फाइनली 12th और 13th ऑफ जनवरी को हमने जो पहली यहाँ पर ग्लोबल साउथ समिट है उसका यहाँ पर इनॉग्रेशन हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने किया है. और ग्लोबल साउथ की अगर मैं बात करता हूँ, जो एक धड़ा अगर हो जाता है, जैसे हम जिसको बोलते हैं यहाँ पर जो नॉर्थ की बात करता है और दूसरा जो होता है जो साउथ ब्लॉक की यहाँ पर बात करता है, तो यहाँ पे जो साउथ ग्लोबल साउथ की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे सारी जो है डेवलपिंग कंट्रीज मेजरली यहाँ पर आती है. तो इसमें जिस तरीके से हमने काफ़ी कंट्रीज़ को यहाँ पर इन्विटेशन दिया, हालांकि कुछ देयर सर्टेन कंट्रीज लाइक चाइना, पाकिस्तान, दे डिडंट टर्न अप, मतलब वो उस समिट में नहीं है बिकॉज पाकिस्तान के साथ वी आर ऑलरेडी अवेयर जिस तरीके के हमारे बॉर्डरिंग रिलेशंस है और जिस तरीके से पाकिस्तान टेररिस्ट यहाँ पे कंटिन्यूस बेसिस पे हमारे यहाँ भेजता है. चाइना की अगर बात करता हूँ, चाइना के साथ हम देखते हैं जिस तरीके से कंटिन्यूसली अभी रिसेंटली बॉर्डरिंग डिस्प्यूट्स और ज़्यादा यहाँ पर बढ़ते जा रहे हैं, इस वजह से ये दोनों कंट्रीज यहाँ पे समिट में नहीं है. बाकी काफ़ी सारे देश के लोग यहाँ पर आए और हमारा इसमें क्या क्या एजेंडा होने वाला है, हम इसमें एनर्जी पे काम करने वाले हैं, हमारे यहाँ पर ट्रेड को फैसिलिटेट करना, फ्यूल को, इन सब पे यहाँ पर काम होगा. सो होने क्या वाला है कि डेवलपिंग कंट्रीज जो अपनी बात रखना चाहती है, फॉर एग्जांपल जैसे एनर्जी के सेक्टर में, तो एनर्जी के सेक्टर में सपोज देयर आर 20 मिनिस्टर्स ऑफ एनर्जी मिनिस्टर्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज, तो उनकी यहाँ पर इसके थ्रू समिट में बातचीत होगी. तो उन सब का क्यूमुलेटिव जो बातचीत होगी, प्लस जो उन कंट्रीज का, जो डेवलपिंग कंट्रीज का है, जो ग्लोबल साउथ की कंट्रीज है, उनका जो एजेंडा है, उनकी क्या चैलेंजेस है जो वो अभी फेस कर रहे हैं, स्पेशली बिकॉज ऑफ रशिया यूक्रेन वॉर, और जिस तरीके से यहाँ पर इन्फ्लेशन काफ़ी सारे देशों में काफ़ी बढ़ चुका है, तो उनके जो नीड्स है उनको भी यहाँ पे कहीं ना कहीं ध्यान में रखा जाएगा इन आवर अपकमिंग G20, जो हमारी जितनी सारी मीट्स यहाँ पर होने वाली. तो हमने यहाँ पर इस चीज़ का परिचय दिया है कि जब हम यहाँ पे G20 प्रेसिडेंसी की बात करते हैं तो हम केवल जो टॉप 20 नेशन है उनकी बात नहीं करना चाहते. हम क्या चाह रहे हैं कि जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनकी भी, उनके क्या ज़रूरत है, वो कहाँ पे चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, किन किन सेक्टर्स में उनको बहुत ज़्यादा मुश्किलें आ रही हैं, उन सब चैलेंजेस को भी ध्यान में रख के ये हमारा फोकस या हमारा एजेंडा यहाँ पर G20 में होने वाला है. इस चीज़ को ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने यहाँ पर रिआइटरेट किया है. अब यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है कि वर्ल्ड इज इन क्राइसिस एंड इट्स नॉट क्लियर हाउ लॉन्ग इट विल लास्ट. ऐसा इसीलिए स्टेटमेंट हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने दिया क्योंकि लगभग यहाँ पे साल भर का समय यहाँ पे हो जाएगा इन द मंथ ऑफ फरवरी, जो रशिया यूक्रेन वॉर चल रही है. और जब से यहाँ पे रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुई, हमने देखा कि किस तरीके से फ्यूल, फर्टिलाइजर, सब्सिडी, इन सब के प्राइजेस बहुत बढ़ रहे हैं. और उसके पहले हमने यहाँ पे कोविड देखा, तो कोविड में जिस तरीके की हमने देखा कि जिस तरीके से लॉकडाउन थे और सिचुएशन बहुत ख़राब थी, फिर फाइनली वैक्सीनेशन यहाँ पर हुआ, तो उस तरीके से धीरे धीरे हमारी इकोनॉमीज जो है सभी देशों की रिवाइव कर रही थी. बट ऐसे में रशिया यूक्रेन वॉर आ जाता है और रशिया यूक्रेन वॉर में कहीं ना कहीं रशिया काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स में, डिफेंस में, एनर्जी में, ऑयल में बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है, और यूक्रेन सनफ्लावर ऑयल और काफ़ी सारी चीज़ों में, वीट्स में बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है. तो ऐसे में सभी देशों में हम देख रहे हैं कि इनमें इन सब चीज़ों की अगर कमी आ जाती है तो इसी वजह से प्राइजेस बढ़ रहे हैं, राइट. तो स्पेशली अगर हम हमारे देश की बात करें, हमारे जो पड़ोसी देश है, पाकिस्तान की भी स्थिति खराब है, इवन चाइना की स्थिति खराब है, नेपाल की हमने बीच में देखा था स्थिति खराब है. तो देयर आर लॉट ऑफ कंट्रीज, श्रीलंका का हमने देखा बहुत ज़्यादा यहाँ पर डेट में देश चले गया था. तो ये जो सिचुएशन है, ऐसे में यहाँ पे कहीं ना कहीं देशों को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पे ग्लोबल साउथ को साथ में आने की जरूरत है. इसी वजह से ये समिट जो है यहाँ पे हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने इसका इनॉग्रेशन किया है. और इट मस्ट बी नोटेड दैट ये 2 दिन की समिट होने वाली, दैट विल बी वर्चुअली, जो कल हुई थी. ठीक है. देन फर्स्ट पेज पे आज के एनालिसिस में हमारे लिए यही न्यूज़ इंपॉर्टेंट थी. देन वी कम डाउन टू द स्टेट्स पार्ट.
This we can skip. This is the city part. Okay. So this is the, one second. This is the state part. सो यहाँ पे हमने कल भी डिस्कस किया था, परसों भी डिस्कस किया था कि क्या हो रहा है कि तमिलनाडु में तमिलनाडु के गवर्नर के बीच में और तमिलनाडु की जो सरकार है उन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल टसल यहाँ पर चल रहा है, राइट। और आज ही के हम एक एक्सप्लेन में भी इसी से रिलेटेड पूरा बता रखा है कि क्यों ये इशू हुआ और आर्टिकल कौन कौन से आर्टिकल हमारे संविधान के, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं कि कितनी पावर प्रेसिडेंट के पास है, कितनी पावर ऑनरेबल गवर्नर के पास है, उन सब की यहाँ पर बात की गई, मतलब एक्सप्लेन में। सो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एक डेलीगेट गया, किसका, तमिलनाडु गवर्नमेंट का। तो उसमें जो तमिलनाडु के लॉ मिनिस्टर है, तमिलनाडु के जो स्पीकर है, उन्होंने एक लेटर दिया, किसको दिया, हमारी ऑनरेबल प्रेसिडेंट श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को, और उनको पूरी बात बताई कि जो सिचुएशन यहाँ पर हुई है और इस पर यहाँ पर एक्शन लिया जाना चाहिए। हालांकि जब मीडिया रिपोर्ट्स में पूछा गया कि क्या उस पर्टिकुलर रिपोर्ट में था या जो सील्ड एनवेलप था उसमें क्या था, तो उन्होंने बोला कि ये बिल्कुल सील्ड एनवेलप था जो हमें हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु MK स्टालिन जी ने दिया, और हमको ये बोला गया था कि ये आप इसको हैंड ओवर करो। तो ऐसा पहली बार नहीं है कि कोई स्टेट में जो गवर्नमेंट है और उसी स्टेट के जो गवर्नर है उन दोनों के बीच में इश्यूज है, राइट। हमने काफ़ी एग्जांपल जैसे देखे, दिल्ली एक बहुत बड़ा एग्जांपल है। तो इन द सेम वे यहाँ पे लोगों का जो मिनिस्टर्स आए हैं उनका ऐसा मानना है कि जो सिचुएशन वहाँ पे हो रही है उसकी वजह से बहुत इश्यूज हम फेस कर रहे हैं। स्पेशली अगर कोई बिल पास कराना है हमको, तो उस बिल को पहले लेजिस्लेटिव असेंबली में पास कराना होता है, उसके बाद में उसको हम आगे लेके जाते हैं। दैट मीन्स जब गवर्नर की एसेंट मिलती है तब जाके वो एक्ट बनता है, राइट। तो इस वजह से लगभग देयर आर 20 बिल्स जो अभी तक लंबित है, जिनको अभी तक यहाँ पे प्रेसिडेंट ने ऑनरेबल गवर्नर ने एसेंट नहीं दिया है। और इट मस्ट बी नोटेड कि इसके पहले नवंबर 2022 में भी हमने देखा था कि इसी तरीके का स्टांस आया था, जब तमिलनाडु गवर्नमेंट ने बोला था कि जो RN रवि जी जो है तमिलनाडु के गवर्नर, उनके द्वारा जो स्टेप्स लिए जा रहे हैं उसकी वजह से तमिलनाडु में सिचुएशन थोड़ी सी खराब यहाँ पर हो रही है। सो दिस वॉज अबाउट द पॉलिटिकल टसल विच हैज़ बीन गोइंग ऑन इन तमिलनाडु राइट नाउ। दो दिस इज ए स्टेट न्यूज़, बट हमने देखा है कि काफ़ी समय से इसके बारे में आ रहा है, सो दैट्स व्हाई वी हैव डिस्कस्ड दिस, ठीक है। Okay, this we can skip. These all are advertisements. Okay, this is very important. Today we'll be discussing two editorials and one opinion. So what the title of the first editorial says, एंटरिंग ए ईयर ऑफ अनसर्टेनिटी। सो यहाँ पर जो ऑथर है उन्होंने यहाँ पर बात की कि आने वाला जो समय है वो हम एक और ऐसा वर्ष है जिसमें हम अनसर्टेनिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। ऐसा ऑथर ने स्टार्टिंग में इस तरीके की बात रखी कि पहले जो स्टार्ट किया यहाँ पे सूटसेयर्स से। सूटसेयर्स का मतलब होता है जो भविष्य वक्ता होते हैं, जो फ्यूचर की बात करते हैं। तो ऐसा हमने पहले भी देखा था पिछले साल में कि कुछ सूटसेयर्स ने, भविष्य वक्ताओं ने ये बताया था कि 2022 जो है बहुत बड़ा चैलेंजिंग यहाँ पर रहने वाला है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि सिचुएशन और ज़्यादा ख़राब है। बट काफ़ी लोगों का ऐसा मानना था कि अब जो डिफ़िकल्ट फेज था कोविड का जो था वो हमने निकाल लिया है, तो अब 2022 से थिंग्स विल गो स्मूथली। बट ऐसा नहीं हुआ, और जैसे ही फरवरी 24, 2022 को रशिया ने जिस तरीके से यहाँ पर अटैक किया यूक्रेन पे, और वो जो सिचुएशन है वो अभी तक यहाँ पर चल रही है, और उसके रिपरकशन यहाँ पर क्या हो रहे हैं। क्योंकि सिचुएशन क्या है, रशिया कभी नहीं चाहता था कि यूक्रेन नेटो जो ऑर्गेनाइजेशन है, 30 मेंबर ग्रुप जो है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उसका पार्ट बने, राइट। बट यूक्रेन की कहीं ना कहीं मंशा थी कि हम क्या चाहते हैं, नेटो ज्वाइन करना चाहते हैं, और रशिया ने पहले इसके लिए इंडिकेशंस दे दिए थे। रशिया ने 2021 में ही इससे रिलेटेड यहाँ पे जो मिलिट्री एक्सरसाइजेज है या डिफेंस पर्सनल्स है उनको वहाँ पे यूक्रेन की बॉर्डर पे यहाँ पे भेज दिया था, और पहले ही ये सिग्नल दे दिया था कि अगर आप इस तरीके के कॉन्फ्लिक्ट्स यहाँ पे अगर की शुरुआत करना चाहते हैं और उसमें कहीं ना कहीं यूएस और जो वेस्टर्न इकोनॉमीज है वो सपोर्ट कर रही है, तो आने वाला समय और ज़्यादा यहाँ पर खराब हो सकता है। और वैसे ही हमें देखने को मिला कि रशिया ने यहाँ पर 24 फरवरी को यहाँ पर अटैक कर दिया, तो उसकी यहाँ पर ऑथर ने बात की। प्लस अलॉन्ग विद दिस यहाँ पे ऑथर ने बात की फॉल आउट्स ऑफ द वॉर। अब यहाँ पे वॉर तो हुई है, ठीक है, और चल रही है, तो यहाँ पे ऑथर ने एग्जांपल दिया वर्ल्ड वॉर फर्स्ट का कि उस समय किस तरीके की सिचुएशंस थी, और अभी यहाँ पर दो सिचुएशन है। या तो इस वॉर को वर्टिकली हम देखा जाए जहाँ पे और ये और ज़्यादा वॉसिफेरस होता जाए और खतरनाक वॉर होती जाए और अल्टीमेटली न्यूक्लियर वेपन्स का यहाँ पर यूज़ हो, ये पहली बात हो सकती है। दूसरी बात क्या हो सकती है कि ये हॉरिजॉन्टली चले। हॉरिजॉन्टली का मतलब हो गया, ऐसा ऑथर ने बताया, कि और ज़्यादा यहाँ पर धड़े, मतलब ऑर्गेनाइजेशंस बनते जाए और ज़्यादा ग्रुप्स बनते जाए। जैसे हमने देखा था रिसेंटली स्वीडन और फिनलैंड ने भी इच्छा जाहिर की थी कि वो नेटो में यहाँ पर ज्वाइन होना चाहते हैं। तो दिस वॉज अबाउट दैट कि ऑथर के अकॉर्डिंग अगर इसी तरीके से वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली ये अगर पर्टिकुलर वॉर बढ़ती रही तो आने वाले सिचुएशन में समय में सिचुएशन और ज़्यादा यहाँ पर खराब होगी। प्लस यहाँ पे ऑथर ने
इंडिया का स्टांस तो बताया कि इंडिया के लिए क्या क्या चैलेंजेस है, बट सबसे पहले ऑथर ने ये भी बताया कि इसी की वजह से हम देख रहे हैं कि फूड, फर्टिलाइजर, सब्सिडी, इन सब की बहुत सिचुएशन यहाँ पर खराब हो रही है, जो हमने अभी भी डिस्कस किया था कि किस तरीके से रशिया, यूक्रेन कितना बड़ा एक एक्सपोर्टर है अलग अलग प्रोडक्ट्स के और कमोडिटीज़ के। सो इसकी वजह से इसका जो ब्लंट है वो काफ़ी सारे देश कहीं ना कहीं अभी यहाँ पर झेल रहे हैं। सो ऑथर ने यहाँ पर चाइना की भी बात की कि हमने देखा है कि चाइना और रशिया के रिलेशंस काफ़ी बार बहुत अच्छे थे, काफ़ी बार बहुत ठीक थे, बट अभी की जो दोनों देशों की स्थिति है, दोनों देशों के जो रिलेशंस है दैट आर एट इट्स पीक, इतने अच्छे रिलेशंस है। और जब जब भी वीटो हुआ है, जब जब भी यहाँ पर वोटिंग की बात आई, हमेशा यहाँ पर चाइना ने यूनानिमसली यहाँ पर रशिया को सपोर्ट किया है आफ्टर स्पेशली पोस्ट दिस वॉर विच हैज़ बिगन ऑन February 24। सो ये भी ऑथर ने बोला। प्लस यहाँ पे इंडिया के लिए क्या क्या चैलेंजेस है, देखिए इंडिया की अगर बात की जाए, ये ऑथर ने बताया कि इंडिया के पड़ोस में जिस तरीके से यहाँ पर सिचुएशन है, नेपाल की स्थिति यहाँ पर खराब है। हमने देखा नेपाल में पॉलिटिकल क्राइसिस कितनी ज़्यादा यहाँ पर चल रही है। श्रीलंका जो एक और बॉर्डरिंग नेशन है उसकी भी स्थिति खराब है, वहाँ पर इकोनॉमिक डेट की पोजीशन में। पाकिस्तान की स्थिति वी आर ऑलरेडी अवेयर कि पाकिस्तान कहीं ना कहीं अब देशों से और ज़्यादा पैसा मांगना चाह रहा है, बिकॉज उसके फॉरेन रिजर्व्स लगभग 2 से ढाई हफ्तों के यहाँ पर रह चुके हैं। सो यहाँ पे ये देश प्लस चाइना की हम हालत देख रहे हैं, चाइना में और ज़्यादा केसेस बढ़ते जा रहे हैं कोविड के, और चाइना की भी इकोनॉमी कोशिश कर रही है रिवाइव करने की। सो स्पेशली इंडिया की सिचुएशन देखते हैं, जिस तरीके से पड़ोसी देश यहाँ पर देशों की स्थिति है, तो डेफिनेटली इंडिया के लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। म्यांमार में पॉलिटिकल क्राइसिस यहाँ पर चल रही है। सो ऑथर ने यहाँ पर इंडिया की सिचुएशन भी बताई, और आने वाला समय जिस तरीके से 2022 बहुत ज़्यादा अनसर्टेन था कि क्या होगा, किस तरीके की सिचुएशन है, वैसी ही सिचुएशन अब यहाँ पे 2023 में हो सकती है। इसका यहाँ पर ऑथर ने यहाँ पर कहीं ना कहीं इंडिकेशन दे दिया। सो हमें यहाँ पर तैयार रहना चाहिए। और ऑथर ने यहाँ पर जो हमारी मिलिट्री डिपेंडेंसी है उसके बारे में बताया कि अभी तक अगर हम हमारी मिलिट्री इंपोर्ट्स की बात करें तो हमारा मेजोरिटी ऑफ द चंक डिपेंड होता था, कहीं ना कहीं हम डिपेंडेंट थे रशिया पे। बट स्पेशली आफ्टर दिस कोविड की बात की जाए, या जिस तरीके से रशिया ने यहाँ पर अटैक तो किया यूक्रेन पे, बट यूक्रेन का भी जो नेशनलिज्म रहा, या जिस तरीके से यूक्रेन फॉट कर रहा है, और स्पेशली जिस तरीके से यूएस और वेस्टर्न इकोनॉमीज उनको सपोर्ट कर रही है, तो हमारा कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस अब रशियन इक्विपमेंट से धीरे धीरे कम हुआ है। स्पेशली रीजन बीइंग कि रशिया के डिफेंस इक्विपमेंट्स बहुत स्ट्रॉन्ग माने जाते हैं, स्ट्रॉन्ग है भी, बट स्टिल अगर इतने स्ट्रॉन्ग है तो फिर अभी तक इतनी लंबी ये वॉर क्यों चल रही है, तो वो भी एक अपने आप में सवाल है। तो इसी वजह से इंडिया अब क्या कर रहा है, अपने पोर्टफोलियो को इन टर्म्स ऑफ डिफेंस इंपोर्ट उसको डाइवर्सिफाई कर रहा है। ये काफ़ी समय से उसने स्टार्ट कर दिया था। सो अभी हमारा मेजर पार्टनर यहाँ पे हम देखते हैं इजराइल है, रशिया सबसे बड़ा पार्टनर है, ये यूएस से हम खरीदते हैं, यूके से भी खरीदते हैं और फ्रांस से भी खरीदते हैं। बट आने वाले समय में जिस तरीके से हमारे फ्रांस के साथ रिलेशन हो रहे हैं, फ्रांस से हमने राफेल भी खरीदा है, तो फ्रांस हमारा एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक पार्टनर, डिप्लोमेटिक पार्टनर हो सकता है, स्पेशली विद रेस्पेक्ट टू दिस डिफेंस इक्विपमेंट्स। ठीक है, चलिए। सो दिस वाज अबाउट international geopolitics which has been going on and the uncertainty which has been imposed especially because of this war. चलिए सेकेंड एडिटोरियल देख लेते हैं। दिस इज अबाउट द पॉलिटिक्स विच हैज बीन गोइंग ऑन इन इजराइल। सो व्हाट द टाइटल सेज, बेंजामिन नेतन्याहूज बम्पी रोड अहेड। सो यहाँ पे जो इजराइल का भी हम देखते हैं, इजराइल में नंबर ऑफ सीट्स जो है वो काफ़ी कम है, इसी वजह से वहाँ पे देखते हैं कि काफ़ी बार सरकारें थोड़े थोड़े, क्योंकि जो छोटे छोटे प्लेयर्स रहते हैं उनका भी बहुत बड़ा रोल यहाँ पर हो जाता है। सो अभी यहाँ पर बेंजामिन नेतन्याहू फिर से यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर बन गए, 6th टाइम वो प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे इजराइल के बने। सो अब यहाँ की सिचुएशन, यहाँ पे ऑथर ने बताया कि अब जो उनके साथ लोग हैं, क्योंकि उनके पास मेजोरिटी नहीं है खुद के पास, और उनकी जो गवर्नमेंट है वो कौन सी कोलिशन गवर्नमेंट, मतलब काफ़ी सारे एलिट पार्टनर्स हैं, तो उनके पास जो नंबर ऑफ सीट्स है वो 32 ही है, और उनको अगर सरकार चलानी है अच्छे से तो उनको सपोर्ट चाहिए जो बाकी कोलिशन वाली गवर्नमेंट है। और जो पुराने जो लोग हैं, जो प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, याइर लैपिड की बात की जाए या नफ्ताली बेनेट की मैं बात करता हूँ, तो उन लोगों ने तो मना कर दिया कि हम बेंजामिन नेतन्याहू के साथ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि पहले भी उन्होंने धोखा दिया है। अब जो एक्सट्रीम राइटिस्ट ग्रुप है उनके साथ यहाँ पे बेंजामिन नेतन्याहू ने कहीं ना कहीं हाथ मिला लिया, और उन लोगों का एजेंडे की अगर मैं बात करता हूँ तो दे टॉक अबाउट चेंजिंग सेक्युलर लिबरल स्कूल एजुकेशन, इंक्रीजिंग द बजट फॉर रिलीजियस स्कूल्स, एग्जेम्प्टिंग येशिवा स्टूडेंट्स फ्रॉम मिलिट्री सर्विसेज। तो इन सब चीज़ों के लिए उनकी एक मेंटलिटी दिखाती है कि दे आर फार राइटिस्ट, फार एक्सट्रीम राइटिस्ट। तो इस वजह से किसी देश की सरकार चलाना दैट इज गोइंग टू बी क्वाइट डिफिकल्ट फॉर अ पर्सन लाइक बेंजामिन नेतन्याहू। अब यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है कि हमारे लिए यहाँ पर सबसे बड़ा चैलेंज है इस देश की सरकार को बहुत अच्छे से चलाएं। बट अगर हम पिछले कुछ समय से देखें, और जिस तरीके से मैंने बोला कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी काफ़ी इजराइल में भी रहती है, क्योंकि हमने पिछले 4 साल में देखा कि 5 सरकारें बदल गई। सो यहाँ पे अगर इजराइल की अगर बात करते हैं तो इजराइल की इकोनॉमी का 25% कहीं ना कहीं जो कॉन्ट्रीब्यूशन है उसमें कॉन्ट्रीब्यूशन है टेक्नोलॉजी का, इनोवेशन का,
और अगर आपके देश में बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रहती है, और इवन यहाँ पे एक बार हमने देखा था कि रिसेंटली कुछ ऑर्गेनाइजेशंस थे, उन्होंने बेंजामिन नेतन्याहू को ये चीज़ लिखी भी थी, एक पत्र भी लिखा था कि जो पॉलिसीज़ आप लेके आ रहे हैं दैट आर डेट्रीमेंटल टू अस, और हम दिस पर्टिकुलर लेटर हैज बीन रिटन बाय द स्टार्टअप्स कम्युनिटी, या जो बिजनेस कर रहे हैं, नए नए बिजनेसेस लेके आ रहे हैं, तो उनके द्वारा स्टेटमेंट था कि जो पॉलिसीज़ आप लेके आ रहे हैं वो हमारे देश के लिए बहुत ख़राब हो सकती है, इसके लिए आप इस पर काम करें और इन पॉलिसीज़ को यहाँ पर कहीं ना कहीं रोके जो हमारे लिए ख़राब है। बट यहाँ पे काफ़ी सारी पॉलिसीज़, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि जो काफ़ी सारे लोग हैं या उनकी जो पॉलिटिकल पार्टी, उनके पास खुद के पास मेजोरिटी नहीं है। अनलाइक इंडिया अगर मैं बात करता हूँ तो हमारी गवर्नमेंट के पास, एनडीए सेकंड गवर्नमेंट का ऑलरेडी यहाँ पर मेजोरिटी है, तो कहीं ना कहीं उनका स्टांस कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है। बट वही अगर हम बात करें जहाँ पे कोएलिशन गवर्नमेंट है, 3 to 4 स्मॉल पॉलिटिकल पार्टी विच आर ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटिंग, तो उनका कहीं ना कहीं स्टेक काफ़ी मायने यहाँ पर रखता है। तो वैसा ही यहाँ पे हमें इजराइल में भी देखने को मिल रहा है, और इसी वजह से यहाँ पे जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की प्लस जो इनोवेशन इंडस्ट्री है, स्टार्टअप इंडस्ट्री है, उसको हाईलाइट करके यहाँ पर उसके फ्यूचर की बात यहाँ पे ऑथर ने इस पर्टिकुलर एडिटोरियल में की है। चलिए अब आ जाते हैं फर्स्ट ओपिनियन पे। सो अनदर एग्जाम्पल जहाँ पे ऑथर ने यहाँ पर बात की है कि जिस तरीके से हमने देखा कि तमिलनाडु की क्या स्थिति, तमिलनाडु में गवर्नर और गवर्नमेंट जो वहाँ पे है तमिलनाडु में, उनके बीच में टसल चल रहा है। वैसा ही टसल हम कंटिन्यूस बेसिस पे देखते हैं दिल्ली में भी। दिल्ली में क्या होता है, दिल्ली में अभी सीएम है श्री अरविंद केजरीवाल जी, और दिल्ली के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है श्री विनय कुमार सक्सेना जी। सो अभी भी जैसे 6 जनवरी को यहाँ पे जिस तरीके से मेयर सब और जो डिप्यूटी मेयर है उनका यहाँ पर बातचीत थी, उनका इलेक्शंस, क्योंकि इलेक्शंस हो गए थे और यहाँ पे मेजोरिटी यहाँ पर जो है आम आदमी पार्टी को मिल गई थी। बट 10 नॉमिनेटेड मेंबर्स यहाँ पे एलजी जो है विनय कुमार सक्सेना जी उनके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, और आम आदमी पार्टी के द्वारा ये जो अपॉइंटमेंट है वो कहीं अपने आप में गलत है, ये पूरा उनके द्वारा बताया गया। सो यहाँ पे जो पॉलिटिक्स दिल्ली की यहाँ पर चल रही है, और जिस तरीके से हमेशा से हम देखते हैं काफ़ी सारे बिल्स की बात, क्योंकि कुछ जो रूल्स रेगुलेशंस जो आते हैं वो किसके अंडर में आते हैं, यहाँ पे स्पेशली पुलिस की बात करते हैं तो वो आता है किसके अंडर में, होम मिनिस्ट्री के अंडर में या फिर एलजी के अंडर में। बट कुछ चीज़ें जो आती है बाकी जो सरकार चलाने का काम होता है वो किसके अंडर में आता है, दैट इज विद द गवर्नमेंट। सो इसी वजह से यहाँ पे ये बहुत बड़ा चैलेंजिंग हो जाता है, क्योंकि काफ़ी बार हम देखते हैं कि दिल्ली में जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है या लेफ्टिनेंट गवर्नर है या इवन जो यूनियन गवर्नमेंट है वो भी दिल्ली में बैठती है, तो वो बोलते हैं कि ये काम दिल्ली गवर्नमेंट का है, दिल्ली गवर्नमेंट ऐसा बोलती है कि ये काम एमसीडी का है, या एमसीडी बोलता है कि ये तो काम सरकार का है। तो वो अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंजिंग हो रहा था कि किस तरीके से यहाँ पर दिल्ली की पॉलिटिक्स को देखा जाए। ये ऑथर का यहाँ पर मानना है कि गवर्नेंस इज द कैजुअलिटी इन द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सीएम एंड एलजी इन दिल्ली। दैट मीन्स जो दोनों के बीच में जो इशूज़ यहाँ पर कंटिन्यूस बेसिस पे रहते हैं उसकी वजह से देखते हैं कि कहीं ना कहीं जो पॉलिटिक्स, वहाँ की जो गवर्नेंस है, वहाँ की जो गवर्नमेंट सरकार चलाना, वो अपने आप में बहुत ज़्यादा मुश्किल यहाँ पर हो जाता है, और जो पॉलिसीज़ यहाँ पर लाई जाती है उनको इम्प्लीमेंट करना भी मुश्किल यहाँ पर हो जाता है बिकॉज ऑफ द ब्लेम गेम और द पॉलिटिक्स विच हैज़ बीन गोइंग ऑन इन दिल्ली। तो इसी के बारे में यहाँ पर बताया गया। सो एज आई टोल्ड यू, द लेफ्टिनेंट गवर्नर हैज एग्जीक्यूटिव कंट्रोल फॉर ओनली द 3 रिजर्व सब्जेक्ट्स, दैट इज पुलिस, पब्लिक ऑर्डर एंड लैंड। तो इसी वजह से जब भी हम देखते हैं कि इन सब्जेक्ट से रिलेटेड यहाँ पे इश्यूज आते हैं तो यहाँ पे क्या बोल दिया जाता है कि ये तो लेफ्टिनेंट गवर्नर का मामला है। और इसी वजह से जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है दिल्ली में हम काफ़ी बार देखते हैं कि इस तरह की सिचुएशन रहती है। दो दिस वाज पॉलिटिकल बट दिस वाज समवॉट रिलेटेड टू जो हमने तमिलनाडु के सिचुएशन में यहाँ पर देखा। चलिए लेट्स मूव अहेड। Okay, on the text and context part, a governor and a chief minister at loggerheads. So यहाँ पे बात की गई है कि जो सिचुएशन यहाँ पे तमिलनाडु में यहाँ पर हो रही है। सो इसी के बारे में यहाँ पर बताया गया। ऑलरेडी हमने लगभग 2 से 3 दिन से हम इसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं कि 9 जनवरी का ये क्या इंसिडेंट है और किस तरीके से यहाँ पर ये सिचुएशन यहाँ पर हो रही है। तो उसी के बारे में यहाँ पर ऑथर ने इस पर्टिकुलर एक्सप्लेन में यहाँ पर बताया कि दोनों के बीच में, गवर्नर और चीफ मिनिस्टर के बीच में क्या टसल रहा, किस तरीके से यहाँ पर जो है चीफ मिनिस्टर ने एक रेजोल्यूशन पास किया कि जो पूरा फॉर्मेट है या जो पूरा डॉक्यूमेंट है वो हमने दे दिया था तो उसी को यहाँ पर कंटिन्यू यहाँ पर किया जाए, अदरवाइज ये कहने की गलत है। तो इसी के बाद जो हमने ऊपर न्यूज़ भी देखी कि किस तरीके से जो तमिलनाडु गवर्नमेंट का एक डेलीगेशन यहाँ पर हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट से यहाँ पर मिलने गया, तो उन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पर बताया गया। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, इसको आप पढ़ सकते हैं, यू विल गेट मोर क्लैरिटी अबाउट दिस पर्टिकुलर इशू। ओके, सो यहाँ पे हमारे जो आर्मी चीफ है लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे जी, उनका यहाँ पर स्टेटमेंट आया कि इंडिया हैज मेड मार्क्ड प्रोग्रेस इन LAC इंफ्रा डेवलपमेंट सेट बाय आवर आर्मी चीफ। सो यहाँ पे
जो हमारे आर्मी चीफ है उन्होंने यहाँ पर बात रखी है कि बॉर्डर्स रोड्स ऑर्गेनाइजेशन BRO जो हमारा बॉर्डर्स पे जो है पूरा कंस्ट्रक्शन करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाता है, रोड्स को सभी को यहाँ पर और स्ट्रॉन्ग करता है, तो उनके द्वारा पिछले अगर स्पेशली 4 से 5 साल में बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा रिमार्केबल यहाँ पर काम किया गया और हमारी बॉर्डर्स को और स्ट्रेंथन यहाँ पे किया गया। और जब उनसे पूछा गया कि चाइना के साथ जो डिस्प्यूट है उसको कैसे आप देख रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि चाइना के साथ जो इश्यूज़ है उनको जो सॉल्व किया जा रहा है, बट फिर भी दे आर क्वाइट अनप्रेडिक्टेबल कि भाई आने वाले समय में और क्या यहाँ पर हो सकता है। तो उस चीज़ को भी यहाँ पर ऑर्डर ने बताया, जो हमारे आर्मी चीफ है उन्होंने यहाँ पर बताया। सो आर्मी चीफ ने यहाँ पर ये चीज़ बताई और इसी के साथ साथ यहाँ पे उन्होंने जो सिचुएशन है स्पेशली पाकिस्तान को देखते हुए और अदर चैलेंजेस स्पेशली डिफेंस इक्विपमेंट्स को देखते हुए उन सब चीज़ों को भी यहाँ पर रिआइटरेट यहाँ पर जो हमारे आर्मी चीफ है उन्होंने यहाँ पर किया। प्लस इसी के साथ साथ अगर मैं बात करता हूँ कि अलग अलग जगहों पे अलग अलग स्टेट्स में जो इश्यूज़ रहते हैं, जैसे लद्दाख में हमने देखा चाइना के साथ हमारे इश्यूज़ है, अरुणाचल प्रदेश में हमने देखा कि जिस तरीके से अभी रिसेंटली यांगत्से रीजन में यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट हुआ, तो उन रीजन्स की बात की कि और ज़्यादा रॉबस्ट मैकेनिज्म यहाँ पर कहीं ना कहीं फॉलो किया जा रहा है सो दैट जो हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग है उसको और यहाँ पर स्ट्रॉन्ग किया जा सके, ऐसा हमारे आर्मी चीफ ने यहाँ पर बताया। ठीक है, चलिए। So these two news are related, so that's why I highlighted both the news. So what the title of both the news says, Joshimath demolition of 2 damaged hotels begins, and second is families affected in Joshimath are being rehabilitated सेट बाय गवर्नमेंट। सो जोशीमठ का हमें पता है कि चमोली डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड में क्या इशू है, एक छोटा सा विलेज है और जहाँ पे जिस तरीके से लैंडस्लाइड्स वगैरह के इंसिडेंट्स हम देखते रहते हैं, इसी को देखते हुए 1972 में एक मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट बनी थी, देन 2021 में भी ऐसी कुछ क्रैक्स हमने देखे थे और अब यहाँ पे जिस तरीके की सिचुएशन हुई है और ज़्यादा स्थिति यहाँ पर खराब हो चुकी है, स्पेशली काफ़ी सारी बिल्डिंग्स में रोड्स में क्रैक्स आ चुके हैं। तो इसी वजह से यहाँ पर सरकार की क्या कोशिश है कि जो SDRF है NDRF है वो यहाँ पर क्या काम कर रही है कि लोगों को जो सेफ जगहों पर यहाँ पर लेके जाया जाए और उसी के लिए यहाँ पर प्रयास किए जा रहे हैं। और कल ही हमने डिस्कस किया था कि उत्तराखंड के जो चीफ मिनिस्टर है श्री पुष्कर सिंह धामी जी, उन्होंने यहाँ पर इनिशिएट किया कि हर फैमिली को 1.5 लाख रुपए यहाँ पर दिए जाएंगे जो भी इससे इफेक्टेड है। सो अब यहाँ पर क्या हुआ है कि डिमोलिशन ऑफ 2 डैमेज होटल्स बिगेन। यहाँ पे रिसेंटली हमने देखा था कि क्योंकि वहाँ जो लोग रह रहे हैं उनका प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम क्या है, दैट इज़ काफ़ी सारे लोगों की होटल इंडस्ट्री या खुद ने होटल्स बना रखे हैं, उसके थ्रू उनका प्राइमरी बेसिक सोर्स ऑफ इनकम है। अब अगर उन जगहों का डिमोलिशन कर दिया जाएगा, उनको तोड़ दिया जाएगा, तो फिर उन फैमिलीज़ का क्या होगा। इसी वजह से यहाँ कुछ होटल्स का डिमोलिशन यहाँ पर स्टार्ट किया गया, स्पेशली कीपिंग इन माइंड कि अगर उन होटल्स का यहाँ पर डिमोलिशन नहीं किया गया तो उससे कहीं ना कहीं जो एडजेसेंट उनकी बिल्डिंग्स है या पड़ोस में जो छोटे छोटे और प्लॉट्स है या होटल्स बनी है वो भी इफेक्टेड हो सकती है। तो जो ओनर है उन 2 प्रॉपर्टीज़ के, उनका ऐसा मानना है कि अगर इसी तरीके का चलता रहा तो हम आने वाले समय में हमारा जो गुजारा है वो कैसे करेंगे, क्योंकि हमारी जो डिपेंडेंसी है वो तो इसी पे ही है, तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर सरकार ने उनसे बातचीत करी, बट उनका ऐसा मानना है कि अगर इसका डिमोलिशन किया गया तो हम कहीं ना कहीं अपनी जान दे देंगे और हमें भी यहाँ पर अगर अब डिमोलिशन करना भी चाहते हैं तो 4 टाइम्स ऑफ एक्चुअल वैल्यू जो है कॉम्पनसेशन की वो यहाँ पर दी जाए। ऐसा उनके द्वारा बोला गया था। 29 करोड़ का कुछ कॉर्पस बताया था कि मुझे मेरी प्रॉपर्टी के 29 करोड़ रुपये यहाँ पर सरकार को देने चाहिए, तब जाके मैं अलाउ करूँगा। तो इस तरीके की बात है। बट यहाँ पर सरकार की क्या कोशिश है कि जो सिचुएशन है उसको नॉर्मल किया जाए, स्पेशली कीपिंग इन माइंड क्योंकि काफ़ी सारे रोड्स पे काफ़ी सारी बिल्डिंग्स में बहुत ज़्यादा क्रैक्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पर जो हमारी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है PMO, उन्होंने यहाँ पर एक मीटिंग करी और इवन हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर और जो चीफ मिनिस्टर उत्तराखंड के श्री पुष्कर सिंह धामी जी, उनके बीच में भी आपस में बातचीत हुई कि जोशीमठ में जो इश्यूज़ चल रहे हैं, स्पेशली जो क्रैक्स यहाँ पर आ रहे हैं, उन सब के लिए मरम्मत और प्रॉपर यहाँ पर काम किया जाए और जो लोग वहाँ पर रह रहे हैं उनको प्रॉपरली यहाँ पर सही जगहों पर यहाँ पर प्लेस किया जाए। एंड सेकेंड इज फैमिलीज अफेक्टेड इन जोशीमठ आर बीइंग रिहेबिलिटेड। सो यहाँ पे जो NDRF है SDRF है वो यहाँ पे यही काम कर रहा है कि जो लोग यहाँ पे है ऑलरेडी जो यहाँ पे काम कर रहे हैं उनकी टीम्स यहाँ पर भेज दी है, उनको सही जगहों पे यहाँ पर लेके जाया जा रहा है सो दैट अगर और कुछ ऐसे लैंडस्लाइड्स के थ्रू या और कुछ ऐसे इशूज़ आते हैं तो उसकी वजह से किसी भी तरीके की कैजुअलिटी यहाँ पर नहीं हो सके। इसी चीज़ को यहाँ पर बताया गया है। ओके, okay, on the world section, this news, what the title of the news says,
UAE एग्रीज टू रोल ओवर डेट टू पाकिस्तान। सो जैसा मैंने अभी आपको अपने डिस्कशन भी किया था कि काफ़ी सारे देशों की, स्पेशली हमारे पड़ोसी देशों की स्थिति यहाँ पर बहुत ख़राब है। अब अभी की सिचुएशन अगर मैं देखता हूँ तो पाकिस्तान की जो फॉरेन रिजर्व्स है दैट आर एट इट्स लो, रिकॉर्ड लो। और जिस तरीके से पाकिस्तान की जो डिपेंडेंसी इन टर्म्स ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट्स में बहुत पैसा खर्च किया जाता है और वहाँ पे फूड की यहाँ पर बहुत ज़्यादा कमी यहाँ पर देखने को मिल रही है। सो अब यहाँ पर पाकिस्तान क्या कर रहा है, पाकिस्तान बहुत सारे देशों के साथ IMF के पास जा रहा है कि हम ऑर्गेनाइजेशन को, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड के पास, कि हमें पैसा दिया जाए ताकि हम हमारी इकोनॉमी को रिवाइव कर सकें। और अभी यहाँ पर फाइनली UAE के पास गया है और UAE ने क्या किया है, जो $2 बिलियन का जो ऑलरेडी डेट यहाँ पर चल रहा है पाकिस्तान के ऊपर, उसको रोल आउट कर दिया, उसको यहाँ कहीं ना कहीं कैरी फॉरवर्ड कर दिया और $1 बिलियन का यहाँ पर लोन और यहाँ पे सैंक्शन कर दिया सो दैट पाकिस्तान की इकोनॉमी फिर से रिवाइव कर सके। तो यहाँ पे जिस पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर है शहबाज शरीफ, वो खुद यहाँ पे UAE गए थे और UAE के साथ साथ दे आर ऑल्सो इन टॉक्स विद USA एज वेल एंड अदर कंट्रीज एज वेल कि वो देश अगर सपोर्ट करेंगे तो देश की हालत वापस नॉर्मल सी की सिचुएशन में कर दी जाएगी। बट स्पेशली कीपिंग इन माइंड इफ़ यू टॉक अबाउट पाकिस्तान सिचुएशन और इफ़ यू टॉक अबाउट इंडिया, अगर कंपेयर करते हैं तो जहाँ हमारे देश में लगभग 80 करोड़ फैमिलीज़ को यहाँ पर फ्री में राशन दिया जा रहा है, वहीं पाकिस्तान की स्थिति हम इस तरीके की देख रहे हैं कि वहाँ पे इवन जो कहीं ना कहीं व्हीट फ्लोर के जो गनी बैग्स हैं उनके लिए इतनी फाइटिंग हो रही है, इवन उनको गन्स की प्रोटेक्शन वहाँ पर दी जा रही है बिकॉज लोगों के बीच में इतनी अफरा तफरी है अबाउट व्हीट एंड फ्लोर। सो इसी वजह से इफ़ यू कंपेयर द सिचुएशन विद इंडिया, हमने इन टर्म्स ऑफ वैक्सीनेशन की बात की जाए, इन टर्म्स ऑफ प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज़ थ्रू प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना और प्रोवाइडिंग थ्रू नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट और अंत्योदय अन्न योजना, इन सब योजनाओं के थ्रू हमने जो है धरातल पे बहुत ज़्यादा यहाँ पर काम किया है। इसी वजह से आज हमारे देश की स्थिति यहाँ पर बहुत अच्छी है। सो यहाँ पे बात की जाए तो UAE के बारे में बता रखा है, UAE के प्रेसिडेंट ने इसको अग्री किया है कि $1 बिलियन का जो है एडिशनल लोन यहाँ पे दिया जाए और $2 बिलियन का जो चल रहा है ऑलरेडी लोन, इसको यहाँ पर क्या किया गया, रोल ओवर किया गया। और पाकिस्तान के नेशनल डेट की बात की जाए 274 बिलियन का यहाँ पर डेट है और जो उसकी लगभग 90% ऑफ GDP जो है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, GDP इज बेसिकली मनी वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज विच आर प्रोड्यूस इन द कंट्री। तो उसका जो 90% जितना वो उनकी GDP है उतना तो उनका फॉरेन डेट ही है। तो उनके लिए इंपोर्ट करना और जिस तरीके से, क्योंकि नेशन कैन नॉट बी सेल्फ डिपेंडेंट इन एवरीथिंग, तो पाकिस्तान को काफ़ी सारी चीज़ें इंपोर्ट करनी पड़ती, तो दे आर नॉट हैविंग इनफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, सो दैट्स व्हाई दे वेंट टू UAE फॉर द हेल्प एंड UAE प्रेसिडेंट एंड हेल्प देम फॉर $1 बिलियन इन द करंट सिचुएशन। ठीक है, so this was about Russia-Ukraine conflict. Okay, this was about the economy section. Chali, so herein I conclude with today's session. So that's all from my side. Thanks for watching.